महंगी साड़ी का तमाचा। आशा जी के पोते की जन्म की खुशी में पार्टी चल रही थी। उनका पोता 6 महीने का हो गया। बेटे बहू ने अपने ऑफिस और आस पड़ोस के लोगों को एक ग्रैंड पार्टी दी थी। लेकिन इस पार्टी में अचानक से आशा जी की बहू नेहा उनके पास आती है और चिल्लाती हुई कहती है, ओहो माँ जी, तुम्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आता। मैंने तुम्हें अपनी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी और तुमने उस पर खाना गिरा दिया। साड़ी देने से पहले मैंने तुम्हें इतना समझाया था कि ढंग से पहनना, मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी होती हैं, और तुमने मेरी साड़ी ख़राब कर दी। कपड़े पहनने की बिल्कुल भी तमीज़ नहीं है और महंगे कपड़े पहनने का शौक़ रखती हो। तुम तो बिल्कुल वही सूती साड़ियाँ पहनने के उसी के लायक हो। डरती हुई आशा जी ने कहा, बेटा मैंने कुछ नहीं किया। कुछ बच्चे इधर खेल रहे थे, एक बच्चा दौड़ता आया, उसने खाने पर मेरे कपड़ों पर गिरा दिया। अपनी पत्नी की आवाज़ सुनकर राकेश भी उधर आ गया। देखो राकेश, तुम्हारी माँ ने क्या किया, मेरी इतनी महंगी साड़ी पहनने को दी थी, सारा खाना मेरी साड़ी पर गिरा दिया और कितनी गंदी कर दी मेरी साड़ी। सबके सामने राकेश भी चिल्लाता हुआ कहता है, माँ तुम्हें कपड़े पहनने का बिल्कुल भी सहूर नहीं है, ज़रा संभाल कर पहना करो, पूरी साड़ी गंदी कर दी। अपने बेटे और बहू की ऐसी बातें सुनकर आशा जी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने इन 8 महीनों में अपने बेटे बहू के लिए क्या क्या नहीं किया। घर में सुबह से लेकर शाम तक काम वाली बाई बनकर रह रही थी, घर के सारे काम कर रही थी, अपने पति से दूर रह रही थी। यह सब तो उन्हें दिखता नहीं था। आज ज़रा सी किसी की वजह से साड़ी गंदी क्या हो गई तो सबके सामने मेरी बेइज्जती कर दी। आंखों में आंसू लिए आशा जी चुपचाप बिना खाना खाए ही एक कोने में कुर्सी पर बैठ गई। दरअसल 8 महीने पहले। अरे नेहा, मेरे खाने का टिफ़िन तैयार हो गया? हो गया हो तो जल्दी से दे दो, ऑफ़िस के लिए लेट हो रहा हूँ। आज मेरे ऑफ़िस में बहुत ज़रूरी मीटिंग है। मैंने तुमसे कल ही कह दिया था, फिर भी तुमने आज खाना देने में इतना लेट कर दिया। अगर बन गया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं ऑफ़िस नहीं खा लेता हूँ। शूज़ पहनते हुए राकेश ने अपनी पत्नी नेहा को आवाज़ देते हुए कहा, बस तुम्हारा टिफ़िन तैयार है, अभी लेकर आती हूँ रसोई से। टिफ़िन लेकर आई। नेहा थक कर सीढ़ियों पर बैठ गई। राकेश, मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। मेरा 7वां महीना चल रहा है, अब मुझसे घर के इतने सारे काम नहीं बनते। सुबह सुबह नींद भी पूरी नहीं होती। अगर घर में कोई काम वाली को बुलाएंगे तो बहुत सारे पैसे खर्च हो जाएंगे। इस बारे में हम ऑफिस से आने के बाद बात करेंगे। इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। तुम चिंता मत करो नेहा, बस एक हफ्ते की बात है। हम कुछ ना कुछ ऐसा करेंगे जिससे तुम्हारे सारे काम आसान हो जाएंगे और तुम्हें खूब आराम भी मिला करेगा। नेहा की आंखों में चमक आ गई। चहकते हुए बोली, ऐसा क्या करने वाले हो? बस तुम देखती रहना। मेरे मन में एक प्लान है, बहुत समय से था पर तुमने बताने में टाइम नहीं मिल रहा था, लेकिन हाँ, अब वह मौका है तो ज़रूर करेंगे। नेहा पूरे दिन अपने पति राकेश का इंतज़ार करती रही कि वह जल्दी से आए और पति का प्लान सुने। शाम को राकेश आकर कहता है, नेहा तुमसे घर के काम नहीं बनते, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि गांव से अम्मा और पिताजी को इधर ही बुला लूँ, जिससे तुम्हारा काम धाम में भी आसान हो जाए और माँ तुम्हारी टेक केयर भी करती रहेगी। आपने सास ससुर के आने की बात सुनकर नेहा का मुंह बन गया। वह कहती है, तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे तो उन लोगों का कितना खर्चा होगा इधर रखने के लिए, उसके बारे में सोचा है क्या तुमने? नेहा तुम इसकी चिंता मत करो, माँ से हम घर का सारा काम करवाएंगे और बाद में जब बच्चा हो जाएगा तब माँ को इसी घर में रहेंगी, जिससे तुम्हें आया की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाद में तुम बिल्कुल सही कह रहे हो राकेश, मेरी माँ का भी फ़ोन आया था, वह भी यही कह रही थी कि अपनी सास को पूरे 1 साल के लिए बुला लेना, जिससे बच्चे के सारे काम वह करती रहेंगी। पर राकेश, माँ तक तो ठीक है, पिताजी का क्या काम है? इनको हम इधर बुलाकर क्या करेंगे? पिताजी को गांव में ही रहने दो। उनको इधर बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ माँ की ज़रूरत है। नेहा तुम समझती नहीं हो, अगर हम माँ को अकेला इतने समय के लिए बुलाएंगे तो वह कभी नहीं आएंगी, इसलिए हमें पिताजी को भी साथ ही रख बुलाना पड़ेगा, क्योंकि गांव में उनके खाने पीने की बड़ी समस्याएं हो जाती हैं और पिताजी भी बाहर के सारे काम करते रहेंगे। सब्ज़ी लाना, दूध लाना, घर के काम पिताजी देख लेंगे। हम दोनों घर की जिम्मेदारियों से पूरी तरह से फ्री रहेंगे। और पिताजी की पेंशन भी तो मिलती है, तुम क्यों भूल जाती हो कि वह जब इस घर में आएंगे तो अपनी पेंशन का पैसा भी इसी घर में खाने पीने में खर्च करेंगे।
तो हमें खाने पीने के पैसे भी खर्च नहीं करने पड़ेंगे। हम सारे पैसे पिताजी से खर्च करवाएंगे। राकेश की बात सुनकर नेहा खुश हो जाती है और अपने सास ससुर को अपने पास बुलाने के लिए तैयार हो जाती है। राकेश अपनी माँ को फ़ोन करके कहता है, माँ, नेहा की तबीयत बहुत ख़राब है, उसका 7वां महीना चल रहा है, काम धाम करने में बड़ी समस्या होती है, तो इधर तो कोई आसानी से काम वाली भी नहीं मिलती। अब तुम बताओ मैं क्या करूं? तुम आ जाओ माँ। सीधी सादी आशा जी अपने बेटे से कहती है, बेटा तुम चिंता मत करो, मैं कुछ ही दिनों में बाबूजी को लेकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, क्योंकि वैसे भी अब बहू को मेरी ज़रूरत पड़ी। आशा जी तो बड़े लाड़ प्यार से हमदर्दी के साथ अपने बेटे के से आने के लिए कह देती हैं, लेकिन उनको तो इस बात का ज़रा से भी भनक नहीं है कि बेटे बहू उन्हें इधर किस इरादे से बुला रहे थे। शाम को आशा जी के पति रघुवर जी घर आते हैं और बेटे का फ़ोन आया था। उसने अपने पास आने के लिए कह रहा था, हम दोनों को बुलाया है। अरे भगवान, इतनी जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है? अभी बहू की डिलीवरी में तो 3 महीने का समय है, तो जब उसे ज़रूरत होगी तब चली जाना। पता नहीं मुंबई जैसे शहर में हमें अच्छा लगेगा भी या नहीं। उनका घर छोटा होगा, क्योंकि मुंबई में तो छोटे छोटे घर होते हैं। तुम ऐसा करना, बेटे से बोल देना कि हम 2 महीने बाद आएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम ऐसे कैसी बात कर रहे हो? बेटे का फ़ोन आया था कि उसे हमारी ज़रूरत है। हम ऐसे में अपने बेटे को कैसे छोड़ सकते हैं? मैं उनको मना नहीं कर सकती। अब तो मैंने उसे हाँ कर दी है और हमें चलना ही होगा। फिर अपने बेटे बहू के पास जाने में तुम इतना क्यों सोच रहे हो? कोई पराये थोड़ी हैं जो इतना दिमाग लगा रहे हो। अपनी पत्नी की ज़िद की वजह से रघुवर जी और आशा जी अपने बेटे बहू के पास हफ्ते भर बाद पहुंच जाते हैं। जब आशा जी अपने बहू बेटे के घर गई थी तो बेटे ने कह दिया था, माँ, बहू को तो 2-3 दिन से तबीयत ख़राब है, उसको बुखार आ रहा है और उल्टियाँ भी हो रही हैं। अभी तो मैं जैसे तैसे खाना बनाकर काम चला लेता हूँ। अब आप आ गई हो तो रसोई को संभाल लीजिए और बाकी घर भी आपके ही हवाले है। बेटे के इतना प्यार भरी बातें सुनकर माँ को लगा, देखो मेरा बेटा मुझे कितना प्यार करता है, कितना अपनापन है। मेरे बेटे के सारे घर की जिम्मेदारी आते ही मुझे सौंप दी और अपना पराया नहीं करता। धीरे धीरे आशा जी घर की सारी जिम्मेदारियां संभाल लेती हैं, पूरे घर का काम करती हैं। सुबह नाश्ते से लेकर दोपहर का खाना, रात का खाना, घर की साफ़ सफाई, बर्तन धुलना, सब कुछ आशा जी के ही जिम्मे में आ गया। कभी कभी रघुवर जी अपनी पत्नी को दिन भर काम में लगा हुआ देखते तो कहते, भगवान, इतना काम तो तुम घर पर भी नहीं किया करती थी, इधर पूरा दिन काम में लगी रहती हो, अपनी तबीयत खराब मत कर लेना। आशा जी कहती, बस घर में कुछ ही अच्छे से निपट जाए, मैं भी यही चाहती हूँ, कुछ दिनों की बात है। तभी अपने कमरे से नेहा आवाज़ देती हुई कहती है, माँ जी, तेरी चाय का समय हो गया है, आप मुझे चाय बनाकर दे दीजिए। बेटा, अगर तुम्हें भूख लगी है तो मैं फल काट कर दे जाती हूँ। ऐसे समय में खाली पेट चाय पीना अच्छी बात नहीं होती है, पेट में जलन होने लगती है। नेहा कहती है, माँ जी, आप मुझे ज़्यादा मत बताइए, मैं आज की पढ़ी लिखी लड़की हूँ, मुझे सब पता है, मुझे बस चाय पीना है, आप चाय बनाकर दे जाइए। आशा जी को अपनी बहू की बात का थोड़ा सा बुरा लगता, इतना काम करने के बाद बेबहू उनसे इस तरह से बात करती। आखिरकार वह समय भी आ जाता है जब वह एक नन्हे मेहमान के रूप में प्यारा सा बेटा आता है। घर में सभी लोग खुशी से फूले नहीं समा रहे थे। रघुवर जी और आशा जी तो दादा दादी बन गए थे, बहुत ज़्यादा खुश थे। दादी बनने पर आशा जी अपनी बहू की पूरी सेवा कर रही थी, समय से खाने पीने के लिए देती और बहू का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी। 1 महीना कैसे गुजर जाता है, टाइम का पता ही नहीं चलता। लेकिन अब नेहा ने घर में बैठे बैठे अपने सास ससुर को खटकने लगते हैं। उसे ऐसा लगता है कि अब वह किसी काम के नहीं हैं। घर में सारा काम तो सास करती है, ससुर जी तो घर में बैठकर काम बढ़ाते रहते हैं। उसकी वजह से मुझे घर में बहुत दिक्कत होती है। राकेश, तुम ऐसा करो कि पिताजी को गांव भेज दो, मुझे उनके साथ देखना अच्छा नहीं लगता। मुझे तो बस माँ जी की ज़रूरत है, पिताजी की नहीं, क्योंकि घर के सारे काम माँ जी करती हैं। और अब तो तुम्हारे पिताजी की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, पता नहीं महीने भर में उनका क्या हो गया है, बहुत खांसते रहते हैं। शाम को राकेश जी अपने पिताजी के कमरे में आकर कहता है, पिताजी, मैं सोच रहा था कि आप कुछ दिनों के लिए गांव चले जाएं। क्यों बेटा, ऐसा क्यों कह रहे हो? अपने पिताजी को गांव क्यों भेजना चाहते हो?
आशा जी ने आश्चर्य से पूछा। अरे माँ, तुम्हें तो पता है पिताजी को महीने भर से खांसी आ रही है। घर में सभी लोग रहते हैं, छोटा सा बच्चा भी है। घर इतना बड़ा भी नहीं है कि एक दूसरे से ना मिलें। यह डर लगा रहता है कि कहीं पिताजी के खांसने की वजह से हम सब बीमार ना पड़ जाएं, और छोटे बच्चों को तो बहुत ख्याल रखना पड़ता है। इसलिए मैं चाहता हूँ पिताजी गांव चले जाएं। बेटा, फिर तो मेरा भी टिकट करवा दो गांव जाने का। मैं भी तुम्हारे पिताजी के साथ गांव चली जाऊंगी। राकेश चढ़ते हुए कहा। नहीं माँ, तुमसे किसने कहा है गांव जाने के लिए? तुम गांव नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी, और हमें तुम्हारी ज़रूरत है। अभी इधर ज़्यादा है। तुम ऐसा कैसे सोच सकती हो? अपनी बहू को इस हाल में छोड़कर गांव जाने की बात भी कैसे कर सकती हो? आशा जी ने अपने पति को अकेले गांव भेजने का बिल्कुल भी मन नहीं था, और ख़ासकर जब वह उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। लेकिन बेटे बहू आशा जी गांव जाने नहीं देना चाहते थे, सिर्फ पिताजी को अकेले गांव भेज देते हैं। 6 महीने बाद राकेश जी नेहा अपने बेटे के जन्म की खुशी में पार्टी रखते हैं, जिसमें वह सारे ऑफिस के दोस्तों को और आस पड़ोस के लोगों को बुलाते हैं। दिवाली पार्टी वाले दिन आशा जी अपने बहू के पास आकर कहती हैं, बेटा मेरे पास अच्छी साड़ी नहीं है, अगर तुम्हारे पास कोई अच्छी साड़ी हो तो पहनने को दे दो। सारी साड़ियाँ गांव से लेकर आई थी। वह 8 महीने पहन पहन कर सारी पुरानी हो गई हैं। एक भी साड़ी नई नहीं है। माँ जी, मेरी साड़ियाँ बहुत महंगी हैं और मैं बहुत संभाल कर अपनी साड़ियों को पहनती हूँ। लेकिन चलो, तुम कह रही हो तो तुम्हें एक साड़ी दे दूँगी। लेकिन ध्यान रखना, उस साड़ी पर कोई दाग नहीं लगना चाहिए, क्योंकि मेरी साड़ियाँ हमेशा ड्राई क्लीन होकर आती हैं। ठीक है बेटा, मुझे अपनी साड़ियाँ महंगी साड़ी मत देना, सिंपल सी साड़ी दे दो, मैं उसी को पहन लूँगी। नेहा अपनी अलमारी में से एक साड़ी निकालकर आशा जी के सामने फेंकती हुई कहती है, ये लो, इस साड़ी को पहन लो। ऐसी साड़ी तुमने कभी ज़िंदगी में नहीं पहनी होगी, जैसी मैं आज तुम्हें पहनने के लिए दे रही हूँ। बहू की ऐसी बातें सुनकर आशा जी का मन खराब हो गया। अब उनकी बहू की साड़ी पहनने का मन नहीं कर रहा था, लेकिन क्या करती, अपना सारा बैग छान लिया, उसमें तो एक भी ढंग की साड़ी नहीं मिली। मजबूरी में बहू की साड़ी पहन ली। शाम को सभी मेहमानों का आना जाना शुरू हो गया। कोई डांस कर रहा था, कोई खाना खा रहा था। आशा जी भी कुर्सी पर बैठी हुई खाना खा रही थी। तभी उनके पति की बहुत याद सता रही थी। इस पार्टी में उनके पति भी होते तो कितना अच्छा लगता। मैं इधर इधर खाना खा रही हूँ, उधर मेरे पति रूखा सूखा बनाकर खा रहे होंगे। बस अब बेटे से बात करूँगी कि मुझे भी 8 महीने हो गए हैं, पोता भी 6 महीने का हो गया है, अब तो मेरे गांव जाने का टिकट करा दो। तभी एक बच्चा आकर उनकी टेबल को धक्का दे देता है। टेबल पर रखी हुई खाने की प्लेट उनके कपड़ों पर आकर गिरती है। उसके बाद बहू बेटा दोनों ही सभी लोगों के सामने अपनी माँ की खूब बेइज्जती करते हैं। आशा जी अपनी बहू बेटे से खरी खरी सुनने के बाद एक कोने में चुपचाप बैठी हुई है। उनकी आंखों से आंसू भरे हुए हैं। वह उस समय को कोस रही थी जब वह अपने बहू के पहनने की साड़ी मांगी थी। वह पूरी पार्टी में आशा जी गले से एक निवाला नहीं उतरा। पार्टी होने के बाद वह घर आ गई और बहू की साड़ी उतार कर एक तरफ रख दिया और बहू से कहा, बहू कल धुलकर साफ़ कर दूंगी, तुम्हें दे दूंगी। तो नेहा फिर चिल्लाती हुई कहती है, मेरी साड़ियाँ धुलने की हिम्मत मत करना, सारा कलर एक दूसरे में मिल जाएगा। मेरी साड़ियाँ घर पर नहीं धुलेंगी, उसके लिए 500 रुपये खर्च करने पड़ेंगे। 500 निकाल कर रख लेना, ड्राई क्लीन पर भेज दूंगी। क्या तुम 500 में यह साड़ी धुलेगी? कितने में तो एक नई साड़ी आ जाएगी। हाँ, तो मैं तुम्हारी तरह फटीचर साड़ियाँ नहीं पहनती हूँ। बहू की बातें सुनकर आशा जी का घर में बिल्कुल भी मन नहीं लगता। उन्हें लग रहा था कि वे कब गांव जाएं। एक दिन बहू नहाने गई थी तो बहू का फ़ोन डाइनिंग टेबल पर रखा था। आशा जी ने अपने छोटे से पर्स से एक थोड़ी मुड़ी पर्ची निकाली और अपने पति को फ़ोन मिला दिया। रघुवर जी आशा जी की रुआंसी आवाज़ सुनकर कहने लगे, क्या हुआ भगवान, तुम ठीक से बात क्यों नहीं कर रही हो? सब ठीक तो है? बस अब मुझे भी बुला लो गाँव में, पोता भी अब 6 महीने का हो गया है। अब तो मुझे गाँव आना है, इधर नहीं रहना। आशा जी इतने महीने अपने आप बीती पति को फ़ोन पर सुना देती हैं, जिसे सुनकर रघुवर जी को बुरा लगता है। रघुवर जी ने हमेशा अपनी पत्नी को बहुत ही इज्जत के साथ रखा है, कभी भी उसके स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करने दिया। लेकिन आज मेरी पत्नी की बहू बेटे की भरी महफिल में इतनी कुछ सुना दिया, उनको यह अच्छा नहीं लग रहा था। उनकी माँ इतने दिनों से उनके पत्नी बच्चे का इतना ध्यान सेवा कर रही है। रघुवर जी ने तुरंत ही अपने मुंबई जाने का टिकट करा लेते हैं। आशा जी इतने ही बात कर पाती थी कि पीछे से नेहा आकर फ़ोन छुड़ाते हुए कहती है, मुझसे बिना पूछे मेरे फ़ोन छूने की हिम्मत कैसे की?
किससे बात कर रही थी? शर्म नहीं आती चोरी छुपे बात करते? अरे बात करनी थी तो मुझसे पूछ कर ले लेती। बेटा मैं तो सिर्फ गांव में तुम्हारे ससुर जी से बात कर रही थी, उनकी तबीयत के बारे में पूछ रही थी। अब बहू मुझे गांव जाना है, तुम्हारे पिताजी ने टिकट करा दिया है, 2 दिन बाद मुझे लेने आ जाएंगे। नेहा अपनी सास से गांव जाने की बात पर कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसका तो सारा काम निकल गया था। बेटा भी 6 महीने का हो गया था, उसकी सेवा करवा ली अच्छी तरह, सासू माँ के घर के सारे काम करवा लिए। अब इस घर में उसकी कोई ज़रूरत नहीं थी। बहू बेटे के घर में आशा जी का एक पल भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि बात बात पर बहू ने अपमानित करती थी। बेटा कभी कुछ नहीं कहता, बल्कि अपनी पत्नी की बातों में हाँ मिलाते हुए माँ का अपमान कर देता। ना तो यह देखता कि कौन है, किससे सामने बात हो रही है। 2 दिन बाद रघुवीर जी बहू बेटे के घर आ जाते हैं। रघुवीर जी अपने साथ 2 पैकेट लेके आए। पैकेट डाइनिंग टेबल पर रखते हुए थोड़ी देर बाद बहू बेटे अपने कमरे से निकल आए। उन पैकेट को देखते हुए खोल कर देखने लगे। उसमें बहुत सुंदर सुंदर महंगी साड़ियाँ थी। बहू को लगा पतिदेव मेरे लिए लेकर आए हैं, तो उन्हें भनक ही नहीं लगी कि ससुर जी भी आ गए हैं, क्योंकि जब वे आए तो नेहा उस समय अपने कमरे में आराम से सो रही थी। पिताजी के आने के बाद राकेश भी ऑफिस से घर आ गया, तो उसे लगा कि राकेश उसके लिए कुछ सरप्राइज़ गिफ्ट लेकर आया है। नेहा फटाफट से साड़ियाँ अपने कमरे में ले गई और उनमें से एक साड़ी पहन ली। बहुत ही सुंदर साड़ी थी। एक का रंग नीला, एक का गुलाबी था। वह साड़ियाँ कम से कम 5-5 हज़ार की होंगी। उसने तो नीचे नहीं थी, क्योंकि साड़ियों की परख नेहा को बहुत अच्छी से थी। वह हमेशा महंगी साड़ियाँ ही खरीदती थी। नेहा ने नीले रंग की साड़ी पहन ली और अपने कमरे से निकलकर राकेश को आवाज़ देकर, राकेश देखो इन साड़ी में मैं कितनी अच्छी लग रही हूँ। राकेश ने जब नीली साड़ी को देखा, नई साड़ी में देखा, तो नेहा यह साड़ी तो तुम पर बहुत सुंदर लग रही है, कब खरीदी तुमने? मुझे बताया भी नहीं। नेहा और आकाश की आवाज़ सुनकर रघुवीर जी भी आशा जी भी कमरे से बाहर निकल आए। नेहा कहती है, क्या राकेश तुम साड़ियाँ लेकर आए हो, और इतनी सुंदर सुंदर 2 साड़ियाँ तुम मेरे लिए लेकर आए हो? तभी तो मैंने ये पहनी है, इधर ही डाइनिंग टेबल पर तो रखी थी। आशा जी, राकेश जी और नेहा जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। रघुवीर जी बोले, बेटा ये साड़ियाँ राकेश नहीं मैं लेकर आया हूँ। यह साड़ी मैं अपनी पत्नी आशा जी के लिए लेकर आया था। दरअसल तुम उन बहुत दिनों से उसकी साड़ियाँ नहीं खरीदी थी, तो मैंने सोचा उसके लिए कुछ अच्छी साड़ियाँ खरीद लूँ। मुझे यह पसंद आई तो मैंने ले ली। अपने ससुर जी की बात सुनकर नेहा के बदन में तो जैसे आग ही लग गई। उसे तो ऐसा लग रहा था कि उसकी साड़ियों को पहनकर बहुत बड़ी गलती कर दी है। राकेश गुस्साते हुए कहता है, क्या पिताजी, यह साड़ियाँ आप लाए हो? इतनी सुंदर और महंगी साड़ियाँ भी माँ के लिए? माँ इतनी महंगी और सुंदर साड़ियाँ कब पहनने लगी? और बुढ़ापे में इतनी महंगी साड़ियाँ पहनकर उनको जाना भी कहाँ है? रघुवीर जी अपने बेटे बहू की बातों से पहले ही दुखी थे, लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे बहू की मुंह से इस तरह की बातें सुनी तो वह गुस्सा होते हुए बोले, क्यों बेटा, महंगी साड़ी पहनने का हक सिर्फ तुम्हें है? क्या तुम महंगी साड़ी पहन सकती हो? तुम्ही ने कहा था ना कि तुम्हारी माँ सूती साड़ी पहनने के भी लायक नहीं है, क्योंकि वह महंगी साड़ी पहनना ही नहीं जानती। इसलिए मैं उसके लिए महंगी साड़ियाँ लेकर आया हूँ। राकेश, यह मत सोचना कि हम महंगी साड़ियाँ पहन नहीं सकते। मैं भी अच्छी खासी नौकरी करता था और अब मुझे पेंशन मिलती है, लेकिन वह तो आशा जी ही हमेशा साधारण ज़िंदगी जीना पसंद करती हैं, इसलिए कभी उन्होंने महंगी साड़ियाँ नहीं खरीदी। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई में हमेशा पैसा खर्च करने के लिए कहा, लेकिन अपने ऊपर उन्होंने ज़्यादा पैसा कभी खर्च नहीं किया। इसलिए आज सोचा था कि अपनी पत्नी को महंगी साड़ियाँ पहनने के लिए देते हैं, जिससे कम से कम उसे यह तो न लगे कि तुम महंगी साड़ी नहीं पहन सकती। ससुर जी के मुंह को टके सा जवाब पाकर नेहा और राकेश पानी पानी हो गए। उन्होंने तो जवाब में ही नहीं मिल रहा था कि वह अपने माता पिता को क्या जवाब दे। नेहा अपने कमरे में चली गई और राकेश भी दीवालों को देखने लगा, अगल बगल झांकने लगा। चलो आशा, तुम अपना सामान तैयार कर लो, हम आज शाम को ही ट्रेन से वापस गांव के लिए निकल जाएंगे। अब इधर रहने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, हम अपने घर में ही बहुत सुखी हैं, बहुत अच्छे से रह सकते हैं। रघुवीर जी हाल में खड़े होकर आवाज़ देते हुए कहते हैं, बहू ज़रा वह महंगी साड़ी लेकर आना, वह तुम्हारी सास की महंगी साड़ी है। अब तो तुम अपनी सास को नहीं कहोगी कि उसे महंगी साड़ी पहनने का शऊर नहीं है। अब तो तुम्हारी सास भी महंगी साड़ियाँ पहनने लगी है।
अपने ससुर जी से नेहा ने ऐसा जवाब पाया तो बिना थप्पड़ खाकर ही उसका गाल ऐसा हो गया किसी ने झन्नाटेदार थप्पड़ मारा हो। वह जल्दी से उन साड़ियों को वापस पॉलीथीन में रखकर डाइनिंग टेबल पर रख जाती है। जाते समय रघुवीर जी ने अपने बेटे से कहा, बेटा, तुम्हारी माँ ने तुम्हें बहुत लाड प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है। तुम्हारे किसी भी शौक़ में उन्हें कमी नहीं रखी। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस बेटे के लिए वह ज़िंदगी भर इतना त्याग करती आई है, बाद में वही बेटा उसके त्याग का मजाक उड़ाएगा। तुम जैसे स्वार्थी बेटों के कारण ही बूढ़े माँ बाप बुढ़ापे पर दुखी रहते हैं। तुम जिंदगी में आगे तो बढ़ गए, लेकिन अपने माँ बाप को पीछे छोड़ गए। जिसकी उंगली पकड़कर उठाकर इस लायक बनाया, तुम इस ऊंचाई पर पहुंच गए। उस ऊंचाई पर पहुंचकर तुम उसे देखना ही भूल गए। अरे, बहू तो पराए घर से आई थी, लेकिन तुम तो अपनी माँ का संघर्ष देखा है, तो कम से कम तुम ही अपनी माँ के साथ दे देता। एक साड़ी ही तो गंदी हुई थी। अरे, तेरे लिए तेरी माँ ने कितनी साड़ियाँ गंदी की हैं, तुझे इसका अंदाज़ा भी नहीं है। इतना कहकर रघुवीर जी अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर अपने गांव के लिए निकल जाते हैं। पीछे से बेटे और बहू पश्चाताप की अग्नि में जलते रहते हैं। हालांकि उन्होंने बाद में अपनी गलती का एहसास होता है और वे कई बार फ़ोन करके कोशिश करते हैं, लेकिन उधर रघुवीर जी अपने बेटे बहू का फ़ोन नहीं उठाते। आखिरकार 6 महीने बाद बहू बेटे गांव आकर अपने माता पिता से अपने किए की माफ़ी मांगते हैं और कहते हैं, मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी। मुझे समझ में आ गया है कि माँ ने मेरे लिए क्या क्या किया है और मैंने माँ को एक छोटी सी साड़ी के लिए इतना कुछ सुना दिया। यह मुझे बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माँ से वह सब नहीं करना चाहिए था। मुझे माफ़ कर दो। यह कहकर राकेश रोने लगता है। आशा जी अपने बेटे को माफ़ करते हुए कहती हैं, बेटा, मुझे तो तुझे पूरी ज़िंदगी कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को पहले से ही पेंशन मिलती है। तो तुम ये मत सोचना कि हम तुमसे पैसों की कोई उम्मीद रखते हैं, क्योंकि तुम्हारे पिताजी को जितनी पेंशन मिलती है उतने में हम अपना बुढ़ापा बहुत अच्छे से काट लेंगे। लेकिन हाँ, इज़्ज़त और मान सम्मान ज़रूर देते रहना, उसके बिना हम नहीं रह पाएंगे। अगर इतना सा रिश्ता बनाए रखना चाहते हो तो अपनी माँ और बाबाजी को हमेशा सम्मान करना। तो दोस्तों, यह बात सच है कि माँ बाप हमारे लिए बहुत कुछ कुर्बानियाँ देते हैं। खुद फटा पुराना पहनते रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ब्रांडेड जूते पहनाते हैं, ब्रांडेड कपड़े पहनाएंगे। वही बच्चे बड़े होकर अपने माँ बाप को पहने हुए कपड़ों को हंसी उड़ाते हैं, माँ बाप के जीवन शैली पर उंगलियां उठाते हैं, जबकि ऐसा करने उनको नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।